झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मऊ भंडार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मऊ भंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है, वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वकस के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मऊ भंडार वकस हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डा शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डा शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डा प्रभाकरण और डा शांति के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे मोसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डा प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डा शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुनहफत अफसर कह भी देते थे, भाभी जी, डॉक्टर साहब को नकेल डाल कर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डा शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थीं। कई बार डा प्रभाकरण को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डा पुरुकायस्थ ने प्रभाकरण को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डा शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डा प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डा प्रभाकरण से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकरा कर डा शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मऊ भंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। मऊ भंडार में वह डा प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डा प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डा शांति की गैरमौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डा शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डा शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह ये कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मऊ भंडार आए होती थी, उस दिन डा प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डा शांति हेमा के मऊ भंडार आने पर आपत्ति करने लगी, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर डा प्रभाकरण और डा शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति डा शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि डा शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डा शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां पर वकस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डा पुरुकायस्थ का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डा शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के डा पुरुकायस्थ के साथ झूठे वैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा का टाटा अस्पताल से मऊ भंडार आना जाना पूर्ववत चलता रहा। हेमा की पॉम्पशिष्ट मऊ भंडार वकस हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहा था।
इसलिए अब हेमा ज्यादा दिन मऊ भंडार में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा ने निर्लजता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मऊ भंडार में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह मऊ भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटानगर आना जाना करने लगी थी। शांति के जाने हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने शांति को तलाक का नोटिस भेजा है, जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। लेकिन कॉलोनी वालों को ये सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब प्रभाकरण की नजर शांति की जगह पर आई मधु करकेट्टा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण संथाली सौंदर्य मधु करकेट्टा का उपासक बन गया है। ये जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझा कर केरल ले जाने के लिए मऊ भंडार आए, लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकरण ने उन्हें बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहां से चली गई है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहाँ गई। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई, जैसे कितने ही सवाल मुंह बाई खड़े थे। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मऊ भंडार आ पहुंची। लेकिन प्रभाकरण करकेट्टा के साथ दीर्घा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक प्रभाकरण नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीर्घा पहुंची और प्रभाकरण को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि हेमा को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। हेमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी प्रभाकरण की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्णरेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जल निमग्न हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थी और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरला पुलिस सादे कपड़ों में फिर से मऊ भंडार आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही प्रभाकरण को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब प्रभाकरण के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा तो थी ही, साथ ही मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। हेमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकरण से हेमा गर्भवती हो गई थी। वह प्रभाकरण पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए प्रभाकरण पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकरण करकेट्टा के साथ रंगरेलियां मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकरण के साथ मधु करकेट्टा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने करकेट्टा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरेलियों की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी।
केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊभंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्डंग शद्रक में नींद की दवा डालकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकरण के अमानवीय कृत्य का अंत यहीं तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेजधार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डा करकेटा ने उसका साथ दिया। प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्णरेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकरण ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहाड़ी नदी की उफनती धारा ने हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़ कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकरण ऐसा नहीं कर सका या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वही अदा कदा ही जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वही की कैंटीन में वह खाता पीता था। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटानगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि टाटानगर में ही कर दी। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डा करकेटा को डा पुरुकायस्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था।